हेलो एवरीवन, कीअं आहियो तव्हां सभु? उमेद त तव्हां सभु ठीकु हूंदा। असां जेको आहे सो मुंहिंजे लाइव प्रोग्राम ऑन लाइव विथ मैविश में मां तव्हां सभिनी जे साम्हूं हाज़िर आहियां। ऐं असां सां गॾु जेके गेस्ट आहिनि उहे आहिनि मिस्टर मैक्स मेमन। जेकॾहिं पाण उर्दू में ई सेशन कयूं त तव्हांजे लाइ इज़ी रहंदो मैक्स, या सिंधी में कयूं? ठीक है, भले सही है। ना भले उर्दू में भी भले क्यों, को मसला चलें, नहीं। क्योंकि हमारी मोस्टली ऑडियंसेस जो हैं वो सिंधी भी हैं, उर्दू भी हैं, तो अगर हम उर्दू में करें और कुछ चीज़ें हम सिंधी में भी मिक्स कर लेते हैं, चलें उर्दू, सिंधी, इंग्लिश सब मिक्स करते हैं। तो हमारे साथ हमारा जो आज का बेसिक मैं आपको टॉपिक बता दूं, तो हमारे सेशन का जो टॉपिक है वो है इमिग्रेशन, कैनेडियन इमिग्रेशन एंड स्कॉलरशिप्स, जिस पे हमें फुली गाइड करेंगे मिस्टर मैक्स मेमन। मिस्टर मैक्स जो हैं वो इस वक्त कनाडा में रह रहे हैं और ही इज़ अ प्रोफेशनल इंजीनियर and he has conducted several seminars, trainings, virtual trainings on career counseling, confidence building, CV preparations, fully funded scholarships, and he has also guided many candidates for job hunting and scholarships and so on. So we will be taking guide from Mr. Max. How are you, Mr. Max Memon? How's your time going in Canada? Time going in Canada is okay in a COVID area. So everything's slow but steady. So Okay, we are enjoying the COVID era too. दिस इज सो गुड। और थैंक यू सो मच, आपने हमें आज ज्वाइन किया है। और मुझे लगता है कि ये ऐसा टॉपिक है क्योंकि आजकल क्वारंटाइन और पेंडेमिक में बहुत सारे स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप्स की भी तैयारी कर रहे हैं एंड दे आर आल्सो थिंकिंग अबाउट इमिग्रेशन एंड सच स्टफ। सो आपकी जो रहनुमाई है वो इन सबको चाहिए। एंड हमें इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग देख भी रहे हैं और आपके लिए कमेंट्स आना भी स्टार्ट हो गए हैं। सो हम सेशन का बाकायदा आगाज करते हैं। तो फर्स्ट जो है मेरा बेसिक क्वेश्चन वो आपसे ये है कि करंटली कौन से आपकी नॉलेज में स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम हैं जो कनाडा में ओपन हैं या इन फ्यूचर ओपन होंगे? ठीक है, जो स्कॉलरशिप्स है ज्यादातर जी जो न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है और कनाडा है, उसमें ज्यादातर जो गवर्नमेंट फंडेड स्कॉलरशिप्स होती हैं वो बहुत थोड़ी होती है। वो मैक्सिमम हम्म 15 से 20 स्कॉलरशिप्स होती हैं जो गवर्नमेंट फंडेड होती हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से आती हैं यूनिवर्सिटीज जी को ग्रांट की जी सूरत में, या डायरेक्ट स्टूडेंट उनके लिए अप्रोच कर सकते हैं। दूसरी स्कॉलरशिप्स होती हैं जो यूनिवर्सिटी खुद प्रोवाइड करती है थ्रू प्रोफेसर, और ज्यादातर वो स्कॉलरशिप्स होती हैं रिसर्च बेस्ड। अगर आप मास्टर्स करना चाह रहे हैं और आपकी मास्टर्स, क्योंकि मास्टर्स दो किस्म की होती है, एक होती है क्योंकि मेरी इंजीनियरिंग साइड है तो मैं उस हवाले से बात करूंगा, तो एक होती है एम इंज होती है, मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग होती है, और दूसरी हम्म कहलाती है मास्टर्स ऑफ अप्लाइड साइंस, जो रिसर्च बेस्ड होती है। तो अगर जो जो भी रिसर्च बेस आप स्कॉलरशिप लेती हैं, चाहे वो मास्टर्स के लिए हो या पीएचडी के लिए हो, वो आपको यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर देता है जिसके हाथ में वो सब्जेक्ट होता है। तो एक तो मैंने बताया कि फेडरल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप्स होती हैं जो बहुत कम होती हैं, वो चाहे न्यूजीलैंड की हो, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, तीनों मुल्कों में ज्यादातर स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटीज के अंदर आती हैं। हम्म तो ऐसे तो बहुत सारे नाम है। मैं आपको अपनी जो मेरा पेज है जहाँ मैं स्कॉलरशिप रखता रहता हूँ उसका मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो वो दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। वहाँ सारी कैनेडियन स्कॉलरशिप्स, ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड की, दुनिया जहाँ की सारी पड़ी हुई हैं। तो हम जो ठीक है, बात करेंगे अभी वो नटशेल में ये करेंगे कि जी किस तरह स्कॉलरशिप्स अवेल की जाए। जो बिल्कुल फेडरल बिल्कुल। की स्कॉलरशिप्स आती हैं, पहले ही मैंने कहा कि वो बहुत कम होती हैं, और जितनी भी आती हैं तो रश बहुत होता है ना, सारी दुनिया के लोग उनके लिए अप्लाई करते हैं। तो उनके लिए बेहतर ये है कि अगर कोई बच्चा मास्टर्स करना चाह रहा है तो उसकी कम से कम 80 से ऊपर परसेंटेज होनी चाहिए अपने बैचलर्स के अंदर, नॉट लेस देन 80, मतलब 80 से कम नहीं होनी चाहिए अगर वो फेडरल हम्म की फंडेड स्कॉलरशिप के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। उसके अलावा उसको जो कनाडा की अगर हम बात करें तो उसके लिए उसको IELTS चाहिए होता है एकेडमिक, जो 6 से लेके 6.5 तक के दरमियान चाहिए, मगर अगर 7 हो तो बहुत अच्छा है। आइल्स बैंड जो है वो 6 से 6.5 हो हाँ, बस 7 हो तो मैक्सिमम। बहुत अच्छा है। हाँ, हम्म एकेडमिक IELTS। उसके अलावा लेटर ऑफ इंटरेस्ट चाहिए होता है कि आप ये मास्टर्स क्यों करना चाह रहे हैं।
इससे आपको फायदा क्या होगा, इससे दुनिया को या अपनी सोसाइटी को आप क्या फायदा देंगे। इससे पहले इस सब्जेक्ट में जिसमें आप मास्टर्स या पीएचडी करना चाह रहे हैं, और क्या काम हो चुका है पहले जो आप नया करना चाह रहे हैं। तो ये 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है लेटर ऑफ इंटरेस्ट में लिखने के लिए। अगर वो आप सही से लिख लेते हैं तो वो प्रोफेसर को ये बतलाने के लिए काफी होता है कि यू आर अ सीरियस कैंडिडेट, और आप होमवर्क जो है वो हो चुका है। तो ये 3-4 चीजें जो है वो बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं आपको आपकी स्कॉलरशिप को फेच करने के लिए। तो अच्छा, किस तरह कांटेक्ट किया जाए, लोग कहते हैं, तो सिंपल है। हर अगर हम सिर्फ कनाडा की बात करें तो हमारे पास 10 प्रोविंसेस हैं और 3 टेरिटरीज हैं। तो हर प्रोविंस के अंदर 2 बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं ही हैं मिनिमम। और बहुत सारी, वैसे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, 2 बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं ही हर प्रोविंस के अंदर। तो ये हो गई 20 यूनिवर्सिटीज। अब हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आप जाएं, जो सब्जेक्ट जिसमें आपने मास्टर्स करना है उसका पेज खोलें, उसके अंदर लिस्ट लिखी होती है कि कितने प्रोफेसर मास्टर्स या पीएचडी करवाएंगे। वो कोई बड़ी लिस्ट नहीं होती, 3-4 ही प्रोफेसर होते हैं जो मास्टर्स भी करवा रहे होते हैं और पीएचडी भी करवा। उनको आप केटर्ड किस्म की जो है ना ईमेल करें, वहाँ ईमेल भी लिखा होता है, फोन नंबर भी लिखा होता है। आप उनको ईमेल करें, उसमें अपने बारे में उनको बताएं। पहले तो उनकी तारीफ करें। तारीफ करना जो है ना बहुत जरूरी है। लोग, वो मेरा एक मशहूर जुमला है कि हम मोहब्बत के इजहार में गूंगे हैं और नफरत के इजहार में लाउड स्पीकर हैं। तो हम तारीफ नहीं करते, तारीफ करना नहीं बहुत करते। जरूरी है। पहले आपने ईमेल में उसकी मददसराई करनी है प्रोफेसर की, कि आपके मैंने इतने पेपर्स पढ़े हैं and कि बस मैं आपका फैन मतलब हो चुका स्टूडेंट्स हूँ को आपके काम। टीचर का बैकग्राउंड पता होना चाहिए, हाउ नो होनी चाहिए। बिल्कुल, आपको जिस प्रोफेसर को आप भेज रहे हैं पहले आप उसके बारे में रिसर्च करेंगे कि कितने उसने पेपर्स, क्योंकि उसका सारा बायोडाटा वेबसाइट पे पड़ा होता है। आपने उसके पेपर्स देखने, भले पढ़े ना पढ़े, पर आपको पता होना चाहिए कितने उसने पेपर्स लिखे हैं, कितने पब्लिकेशन उसने की हैं, कितनी प्रेजेंटेशन उसने, सही। सेमिनार उसने डिलीवर किए हैं, कितने पीएचडी मास्टर स्टूडेंट उसके हाथ से उनको इन्होंने सुपरवाइज किया है। तो वो सारी चीजें उस बंदे को पता होना चाहिए। सिंधी में उसको कहते हैं डन लहण नहीं करना, ये ना। तो काम करना है पक्का, तो मेहनत करनी है उस पे। फिर वो ईमेल जो है एक अच्छी सी जब आपकी बन जाएगी ना, पहले मददसराई जैसे 2-3 लाइंस आप लिखेंगे, उसके बाद अपने बारे में बताएंगे कि आप कौन हैं और ये सब्जेक्ट क्यों करना चाह रहे हैं, किस वजह से करना चाह रहे हैं। अ, उसको ये नहीं बताना है आप गरीब मिस्कीन हैं और बस ये पढ़ना चाह रहे हैं, नहीं। उसको बताना है कि मैं आगे जाके मैंने ये काम करने हैं, इसलिए मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ। तो सही। हर प्रोफेसर को वही रटी रटाई ईमेल नहीं भेजनी। लोग क्या करते हैं वही काफी, फिर क्या होता है कि कभी कभी प्रोफेसर आपस में बैठते ना, कहते हैं यार ये फलाना लड़का बड़ा अच्छा है, या फलानी लड़की बड़ी अच्छी है, इसने मुझे ये बड़ी अच्छी ईमेल भेजी है, तो मैं चाह रहा हूँ इसको देता है। अरे ये तो मुझे भी ऐसी भेजी है। तो फिर वो संगत लड़ पड़ती है, फिर काम बिल्कुल बड़ा बिल्कुल। खराब। तो इवन टर्की चीज, में भी ऐसे ही है, क्योंकि मैंने भी सुना जब मेरी एडमिशन हुई थी, तो मेरी एडमिशन के लिए भी बहुत से प्रोफेसर्स ने आपस में डिस्कस किया था कि ये स्टूडेंट आना चाह रही है, ये है। तो मेरे केस में भी यही था कि मैंने जस्ट एक बंदे के पास अप्लाई किया था, हालांकि मेरे पास 2 ऑफर लेटर थे 2 प्रोफेसर्स के, लेकिन फिर भी मैंने एक को ही अप्रोच किया। सही है। तो असल में यही होता है, इसीलिए मैं दोस्तों को कहता हूँ कि थोड़ी मेहनत करें, मेहनत से जीना चाहिए। तो अगर थोड़ी मेहनत करने से आपके लाखों रुपए बच सकते हैं तो व्हाई नॉट। तो सही। ये थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, इस तरह ईमेल करनी पड़ेगी। फिर उस आपने ईमेल करके फिर छोड़ नहीं देना, फिर थोड़े थोड़े अरसे में उनको परस्यू करना है कि आपने ईमेल भेजी थी, क्योंकि प्रोफेसर के पास सौ हजारों ईमेल्स आती हैं। तो हम ये सोचेंगे जी बस ईमेल कर दी, वो बैठा इंतजार कर रहा है मेरी ईमेल का, मुझे जवाब देगा, दैट्स नॉट गोना हैपन। तो आपने लकीली अगर उसको कोई जानता ना हो, प्रोफेसर को कोई भेजे ना, तो आपकी क्लिक हो जाए तो दूसरी बात है। मगर उसको आपने 15 दिन के बाद वीकली आपने एक रिमाइंडर ईमेल भेजनी है कि सर आई सेंट यू एन ईमेल, माइंड इफ यू कैन रिप्लाई बैक टू मी, आई एम वेरी मच इनॉक्शियस अबाउट इट। तो इस तरह थोड़े थोड़े चीजें उसको आप वक्तन को, तो आपकी सीरियसनेस भी जाहिर होगी, प्रोफेसर कहेगा हाँ यार ये बिल्कुल। बंदा ठीक है। तो इस तरह आपने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से कम्युनिकेट करना है, उसको फिर समझाना है, फिर वही आपको फंड करेगा आपकी मास्टर्स या आपकी पीएचडी के लिए। तो ये है चले। एज अ नेट।
बिल्कुल, ये तो बाकी नटशेल में, बिल्कुल नटशेल में आपने बाकी बता दिया। जितनी भी स्कॉलरशिप्स हैं, वो मेरा पेज है, न्यू दरबेलो, NEW दरबेलो, DARBELLO, न्यू दरबेलो। तो उस पे जी। सारे यहाँ की स्कॉलरशिप्स, उनका तरीकेकार कि किस तरह स्कॉलरशिप लेनी है, वीडियोस, ईच एंड एवरीथिंग, किसी को कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। वो सिर्फ मैं ये कहता हूँ कि रोजाना अगर 1 घंटा या 2 घंटे बंदा मेरे पेज पे सर्फ करे, तो एक हफ्ता तो उसको सारी दुनिया की मालूमात उसके पास आ जाएगी, उसको कहीं धक्के खाने नहीं पड़ेंगे। जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं। चलें, आपकी जो पेज की लिंक है वो भी मैं अपने इस डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगी, वो भी हम ठीक। व्यूअर्स के साथ शेयर कर लेंगे। ये तो आपने नटशेल में बता दिया कि किस तरह स्कॉलरशिप्स को परस्यू करना चाहिए। कुछ जो होती हैं वो अनाउंस होती हैं, कुछ आप डायरेक्ट प्रोफेसर से भी कांटेक्ट करके हासिल कर सकते हैं। चलिए हम अगर स्पेसिफिकली जाएं, आप कनाडा में भी रह रहे हैं, तो कनाडा की जो स्कॉलरशिप्स हैं उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? क्योंकि अभी पेंडेमिक भी चल रहा है, काफी स्टूडेंट्स के पास बिल्कुल काफी स्कॉलरशिप्स भी आई हैं जिनमें आईएलटीएस जीआरई जो है वो अभी एग्जेम्प्ट कर लिया है, वो इंक्लूडेड नहीं है। तो क्या कनाडा की स्कॉलरशिप्स के लिए भी अभी वो चीज है? देखिए, IELTS जो है वो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है किसी भी कॉमनवेल्थ की कंट्री के लिए। हम्म। जितनी भी कॉमनवेल्थ की कंट्रीज इस वक्त हैं जो भी स्कॉलरशिप देती हैं, वो आपसे IELTS मांगती हैं। ठीक है। दो रिक्वायरमेंट्स है, एक यूनिवर्सिटी की अपनी रिक्वायरमेंट है और एक एम्बेसी की अपनी रिक्वायरमेंट है। होता क्या है, ये क्यों है, माने इस पे एक एम्फेसिस क्यों है, वो इसलिए है कि लोग आ जाते हैं इन यूरोपियन कंट्रीज में या वेस्टर्न वर्ल्ड में या नॉर्थ अमेरिका में, फिर उनको हम्म। मेरी तरह लिखना विखना आता नहीं, ना बोलना आता है। तो फिर सही। जब वो मास्टर्स या PhD करते हैं तो फिर उनको बड़ी तकलीफ होती है अपने पेपर राइट करने के लिए या प्रेजेंटेशन देने के लिए। तो वो शुरू में इतनी सख्ती नहीं थी, मगर अब वक्त के साथ साथ उन्होंने देखा यार ये कैसे चीज हो रही है, तो उन्होंने ये हमारा ही फायदा है। अगर हमें अच्छी हम्म। इंग्लिश लिखना है, अच्छी बिल्कुल। इंग्लिश बोलनी होगी, तो ये हमारा ही फायदा है। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट तो यही है, इससे तो दो बातें हैं ही नहीं। जो कनाडा है वो ज्यादातर GRE जीमेट नहीं मांगता, कुछ नहीं एक मांगता। आधा की होगी, वो शायद GRE जीमेट शायद मांगती हो, मगर वो नहीं मांगते, वो मांगते हैं हम्म। IELTS। ओके। अमेरिका वो वाहिद मुल्क है जो आपसे सेट भी मांगता है, आपसे GRE मांगता है, आपसे जीमेट मांगता है, आपसे टोफल मांगता है। हम्म। अमेरिका भाषा है, वो उनका अपना मुंह है, ठीक है ना, वो उसकी अपनी दुनिया है। तो वो सिर्फ मांगता है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएं तो वो आपसे IELTS या PTE मांगता है। PTE बनिस्बत IELTS से आसान है, दोस्त कहते हैं, आई डोंट नो, मैं मुझे नहीं पता। पहले वो सिर्फ दुबई में दोस्त जाके दे के आते थे, यहाँ सेंटर नहीं था, अब इस्लामाबाद में भी हो रहा है। अगर जो हम्म। दोस्त ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं तो वो PTE भी कर सकते हैं, और PTE बनिस्बत IELTS के आसान है। तो ज्यादा सही। IELTS तो चाहिए ही चाहिए। जैसे मैंने कहा कि 6 से 6.5 7 हो तो बेहतर है, ये तो हम्म। मिनिमम आपको चाहिए। 80% आपको चाहिए क्योंकि कंपटीशन बहुत है एडमिशन के लिए। लेटर ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। तो जो चीजें आपको स्कॉलरशिप के लिए चाहिए वही आपको एडमिशन के लिए भी चाहिए। ये मुल्क इसलिए अच्छे हैं, अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहें, कनाडा जाना, क्योंकि हमारा मौजूद सिर्फ कनाडा है, मगर मैं उसके साथ ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भी जी ऐड जी, करता जाता हूं, बेहतर क्योंकि है। ये तीनों एक साथ ही लिंक्ड है। तो ये तीनों मुल्क इमिग्रेशन देते हैं। अगर आप यहाँ मास्टर्स कर लेते हैं, बैचलर्स कर लेते हैं, तो एक तो आपको वर्क हम्म। परमिट होता है 2 साल का। अगर आपने मास्टर्स कर लिया तो 2 साल का आपको वर्क परमिट मिल जाता है। तो उसी दौरान आपके 6 महीने के अंदर ही अंदर आपकी इमिग्रेशन के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, तो साल के अंदर आपको इमिग्रेशन मिल जाती है। तो सही। वो चाहे ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं पढ़ने के लिए, या न्यूजीलैंड में चले जाएं, या कनाडा में चले जाएं, आप अगर वहां से ग्रेजुएट होते हैं तो आपको इमिग्रेशन में आसानी हो जाती है। आपको आसानी हो फेडरल जाती। इमिग्रेशन भी मिल जाती है और प्रोविंशियल इमिग्रेशन में भी आप एलिजिबल होते हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि स्टूडेंट ऐसे आए जो तालीमी एतबार से भी अच्छे हों और जिनकी इंग्लिश बोलने की सलाहियत भी अच्छी हो, ताकि यहाँ आके कनाडा के या ऑस्ट्रेलिया के या न्यूजीलैंड के जो मशीनरी है उसके अच्छे कल पुर्जे बन सके। सही। सही, तो इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो आइल्स लाजमी दें,
इससे बेनिफिट ये आईएल होगा कि एडमिशन में भी फायदा होगा और इन फ्यूचर इमिग्रेशन में भी उनको फायदा होगा। हाँ, वो मसला ये है कि लोग आईएलटीएस को समझते हैं कोई इम्तिहान है, कोई हम्म। ऐसी चीज है जैसे हमने पुल्स रात पे चलना है और वो सही। अ, बाल से बारीक और तलवार से ज्यादा तीखी चीज है कि हम उस हम्म। पे चल नहीं सकते। उनको ये समझ में नहीं आता, ये आपकी इंग्लिश जबान को जांचने की एक प्रैक्टिस है कि आप सही। अपने आप को किस तरह ढालते हैं सांचे में, कि अगर आप इस माशरे में आए तो आप चल सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आप लिख सकते हैं। हम्म। हमारी जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ से हम पढ़ के आए, वहाँ पहले प्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था। सिंध के अंदर, पाकिस्तान के अंदर प्रेजेंटेशन नहीं दी जाती थी, तो दोस्तों के लिए बड़ी मुश्किल होती थी बोलने के लिए ना। मगर अब मास्टर्स या पीएचडी के लिए आपको प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है। अगर आपकी इंग्लिश ही अच्छी नहीं होगी तो हाउ यू गोना सही। प्रेजेंट एनी प्रेजेंटेशन। तो आईएलटीएस से जी नहीं चुराना। चार कंपोनेंट्स हैं, सबको पता है, रीडिंग है, राइटिंग है, स्पीकिंग है, लिसनिंग है। चार सिंपल से कंपोनेंट है। रोजाना हम्म। 3 घंटे, 3 महीने में आईएलटीएस बाहर। 3 महीने, 3 घंटे आईएलटीएस बाहर निकले। कोई इतना बड़ा, कोई इसमें पुलसरात नहीं चलना, कोई हिमालय माउंटेन जो है नहीं क्रॉस करना। इट्स वेरी सही। इजी। इट्स इजी। सो बस सिर्फ मेहनत करना है। और जो जिन्होंने भी मेहनत की है आज तक, आप अपने आप को देख लें। यू हैव एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ मी। अपने आप को देख लें, आपने मेहनत की, आज आप टर्की बैठी हुई हैं, स्कॉलरशिप पे आप हम्म। कर रहे हैं, लड़की होके। तो देर आर सो मेनी एग्जाम्पल लाइक यू अराउंड द वर्ल्ड। हमारे अपने लड़कियां कहाँ पहुंच गई हैं मेहनत करके। असल में सिर्फ बिल्कुल। मेहनत करना। मेहनत करनी है और मेहनत से ही सब कुछ मुमकिन है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। चलें, ये तो हो गया इस। जी। जी, आप कुछ बोल रहे थे। नहीं नहीं, बिल्कुल नथिंग इज इम्पॉसिबल, दैट्स अ ग्रेट थिंग। एक बिल्कुल बिल्कुल। वो जो एक चलो। मैंने देखा था कि उसमें लिखा था कि इम्पॉसिबल को 2 सिलेबस में तोड़ लें तो आई एम पॉसिबल हो जाता है। तो आई एम पॉसिबल, बिल्कुल इस- आई एम पॉसिबल। हर और चीज यही पॉसिबल। मोटिवेशन है स्टूडेंट्स के लिए, या जो हमारे व्यूअर्स इतने सारे में देख रहे हैं। और मैं एक और रिमाइंडर देना चाहूँ कि मैक्स की जो पेज है स्कॉलरशिप्स का, उसकी लिंक मैं बायो में डाल दूंगी। एंड सेकेंडली, अगर आपके पास अभी कोई क्वेश्चन है, आप पूछना चाह रहे हैं, तो प्लीज ड्रॉप योर क्वेश्चन इन कमेंट्स। और इसके अलावा मेरा जो यूट्यूब चैनल है मैविश एजाइसी, उसको प्लीज आप सब्सक्राइब करें। उस पर भी ये सेशन जो है वो अपलोड होगा ऑफिशियली। एंड जो दूसरे इन फ्यूचर स्कॉलरशिप्स के थे, टर्की का भी मैंने सेशन किया है, अमेरिका का भी सेशन किया है, वो भी यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। चले मैक्स, ये तो हो गया। आइल्स का भी आपने क्लियर कर दिया, स्कॉलरशिप्स का भी क्लियर कर दिया, एंड लकीली आपने कनाडा के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का भी व्यूअर्स को बता दिया है। उसके अलावा आप मुझे ये बताएं कि हाउ आर दीज कंट्रीज फॉर लिविंग, क्योंकि पाकिस्तानी कल्चर और कैनेडियन या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड के कल्चर में बहुत डिफरेंस है। तो पाकिस्तानी के लिए ये कंट्रीज कैसे हैं लिविंग के लिए, क्योंकि मोस्टली गर्ल्स जो हैं हमारी, या उनकी जो फैमिलीज हैं, या बॉयज को भी लेके इनसिक्योरिटीज होती हैं कि भाई आप लोग कैसे जाएंगे उन कंट्रीज में, कैसे रहेंगे। तो इसके बारे में आपके क्या व्यूज हैं? नहीं, मुझे काफी अरसा हो गया इस मुल्क में रहते हुए। उसके अलावा मुझे दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज का भी तजुर्बा है, क्योंकि आना जाना लगा रहता है। बिल्कुल। मैं तो आपने कहता हूँ चाइना बांग्लादेश में भी सेशंस किए हुए हैं। जी, मैंने चाइना में भी सेशन किए हुए हैं, बांग्लादेश में भी सेशंस किए हुए हैं। अ, असल में ये मुल्क बड़े अच्छे हैं इस लिहाज से कि ह्यूमन वैल्यूज हैं, कि इंसानी जात की कदर है। रेशिज्म दुनिया के हर कोने में, हर जगह पर है। हम्म। तो ये कहे हम्म। कि दुनिया में रेशिज्म नहीं है तो ये गलत होगा। रेशिज्म हर जगह है, मगर यहाँ उस तरह का रेशिज्म नहीं है जिस तरह का हम अपने मुल्कों में छोड़ आते ओके। हैं। वो चाहे मजहबी रेशिज्म हो, चाहे वो कौमियत के नाम पे रेशिज्म हो, चाहे वो जबान के नाम पे रेशिज्म हो। तो रेशिज्म हम अपने धरती पर भी देखते आ रहे हैं। तो हल्का फुल्का रेशिज्म तो होता है, मगर वो आपको नजर नहीं आता उस तरह जिस तरह वहां है। दूसरी बात यह कि हम्म। अमन है लोगों के लिए, कानून की हुक्मरानी है। आपको जितने आपकी लीगल चीजें हैं जो भी, वो आपको बगैर रुश्वत हम्म। दिए हुए वो आपका काम हो जाता है।
यहाँ आप हो तस्वर जाता भी है। नहीं कर सकते कि पुलिस को आप रुश्वत दे के और टिकट ना लें, वो टिकट आपको देगा रुश्वत को आपसे, वो आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा, अब बात जहाँ आती है लड़की की, तो थ्रेशोल्ड ये बनता है इन मुल्कों में, औरत नंबर वन, बच्चा और औरत जो है वो नंबर वन, कुत्ता नंबर हम्म। दो, मर्द नंबर तीन। तो ये सीक्वेंस है। सही। वो औरत और प्रियोरिटी बच्चे। प्रियोरिटी वाइज अगर देखें तो उनकी ज्यादा रेस्पेक्ट है, फिर पेट्स को वो ज्यादा करते हैं इन द एंड मेल्स। हाँ, बीच में कुत्ता बिल्ली उसकी भी वैल्यू है ज्यादा। पेट्स बिल्कुल मर्द जो है बिल्कुल। वो नीचे आता है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई औरत खड़ी हो जाए, क्या है कि भाई महविश खड़ी हो जाए, कह भाई मैक्स ने मुझे छेड़ा है, तो नो क्वेश्चन सही। आस्क वो मैक्स को उठा के पहले तो थाने ले जाएंगे, उसके बाद जब इंक्वायरी होगी तब की होगी। मगर दैट्स द थिंग, यहाँ आप किसी को 3-4 सेकंड से ज्यादा घूर नहीं सकते। घूरने की तो हमें आदत हम्म। होती है, तो लड़की जाए और हम घूरे ना, ये सही। कैसे होता है, ऐसा नामुमकिन है। तो हम घूरते हैं, मगर वो 3-4 सेकंड से ज्यादा आप घूर नहीं सकते। रात को लड़कियां काम करती हैं, सुकून से आती जाती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि लड़कियां वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा महफूज हैं, सेफ है। हम्म। निस्बत जहाँ से वो आ रही हैं। हम्म। चले, तो मतलब कि ये कंट्रीज और कल्चर वाइज भी मैंने आपसे पूछा है कि हमारे कल्चर्स में भी बहुत डिफरेंसेस हैं, सेलिब्रेशंस भी होते हैं। एक बंदा अपने कंट्री से अपनी फैमिली से दूर होता है तो वो चीजें भी इंसान मिस कर रहा होता है, इवन फूड चेंज होता है, तो उन चीजों को कैसे टैकल कर रहे हैं आप, कैसे मैं टैकल तो कर रहे हैं, आपका क्या हर एक्सपीरियंस है? दुनिया के हर मुल्क में, वो चाहे आप नॉर्थ अमेरिका के दोनों मुल्क उठा लें, कनाडा और यूएसए उठा लें, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड कर लें, यूरोप का कोई भी मुल्क उठा लें, वहाँ देसी रेस्टोरेंट मौजूद हैं। देसी से मुराद ये है कि इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंकन रेस्टोरेंट हम्म। हर मुल्क में मौजूद है। कोई भी मैं जितना भी यूरोप में घूमा हूँ, मुझे तो हर जगह देसी रेस्टोरेंट नजर आए यूरोप में। इसी तरह नॉर्थ अमेरिका में आपको हर जगह देसी रेस्टोरेंट मिलेंगे, देसी ग्रोसरी हम्म। स्टोर्स मिलेंगे। आप गाला बिस्किट वहाँ कराची में खाते हैं, तो गाला बिस्किट आप टोरंटो में भी खा रही होती हैं, तो गाला बिस्किट आप न्यूयॉर्क में भी खा रही होती हैं। तो शान के मसाले आप वहाँ भी यूज कर रही होती हैं, तो शान के मसाले आप यहाँ भी यूज कर रही होती हैं। फर्क ये है कि यहाँ शान का पैकेट 75 सेंट्स का मिलता है, पाकिस्तान में पता नहीं कितने। तो सही। सारी चीजें वहाँ मिलती हैं। उसके अलावा जो मजहबी लोग हैं उनके लिए मस्जिद है, गुरुद्वारे, चर्च, मंदिर हर बड़े शहर में मौजूद है। इस वक्त मैं हम्म। जिस छोटे से शहर में बैठा हुआ हूँ, वहां पर भी कनाडा की दूसरी सबसे पुरानी मस्जिद मौजूद है, जो लेबनानी मुसलमानों ने बनाई थी। 3,000 की आबादी सही। है, तो उसमें भी देखें एक मस्जिद है। तो जबरदस्त। तो मस्जिदें, गुरुद्वारे हर चीज हर जगह मौजूद हैं, रेस्टोरेंट हर जगह मौजूद हैं। आप जैसे लड़कियों के लिए बुटीक पाकिस्तानी कपड़ों के मौजूद हैं, तो वो भी आपको पाकिस्तान से नहीं मंगाने पड़ते। तो ईच एंड हम्म। एवरीथिंग अवेलेबल। लोग ईद मनाते हैं, अ, कोई भी जो भी मजहबी त्योहार है वो मनाते हैं। उसके अलावा कल्चरल एक्टिविटीज होती रहती हैं हर मुल्क में, हर बड़े शहर में। तो वो कहते हैं ना कि देश से परे एक देश है अपना, तो यहाँ देश बसा लिया गया है। सही। अखबार सारे जितने भी मुल्क हैं दुनिया के, जहाँ पाकिस्तानी या इंडियन बसते हैं, वहाँ देसी अखबार आते हैं वीकली बेसिस पे, वो फ्री ऑफ कास्ट होते हैं। उसको वो हम्म। आपके पैसे नहीं देने, उसके अंदर सारी चीजें, खबरें पाकिस्तान की, कनाडा की, प्लस उसमें जो दुकान खुल रही है नई इलाके के बारे में मालूमात कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ईच एंड एवरीथिंग वो न्यूज पेपर्स में आपको मिलता है। उसके अलावा हम्म। कम्युनिटी मुख्तलिफ फोरम्स में अपने लोगों की मदद करती है। यहाँ पंजाबी फोरम्स हैं, सिंधी फोरम हैं, बलोच फोरम्स हैं, पख्तून के फोरम्स हैं। तो ईच ये जो वंडरफुल। हम्म। प्रोविंसेस के लोग हैं, उनकी अपनी रिप्रेजेंटेशंस हर शहर में मौजूद होती है, तो वो अपने लोगों को फैसिलिटेट करते हैं। टॉप ऑफ दैट पाकिस्तान कनाडा एसोसिएशंस होती हैं, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, जो एक बड़ी तंजीम होती है हर सूबे के अंदर वो होती है। तो वो बड़े जो चीजें हैं उनकी टेक केयर करती है। इस तरह इंडियंस की अपनी एसोसिएशंस हैं, इलाकाई भी हैं तो हम्म। उनकी, फेडरल की भी एसोसिएशन है। तो मुझे इन 20 सालों में यहाँ नहीं लगा कि मैं किसी गैर मुल्क में बैठूं। मैं तो खैर छोटे से शहर में हूँ, अगर बड़े शहर में चले जाएं तो आपको पता ही नहीं चलता कि आप
टोरंटो में घूम रहे हैं या कराची में घूम रहे हैं या आप हम्म। श्रीनगर में घूम रहे हैं या मुंबई में घूम रहे हैं, अपने ही लोग नजर आते हैं। हम बढ़ते जा रहे सही। हैं और गोरे भागते जा रहे हैं, हम शहरों में घुसते जा रहे हैं, गोरे शहरों से भाग 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 जंगल में जा रहे हैं। तो शहर ब्राउन स्किन जो है ना वो कब्जा करती जा रही हम्म। मतलब ये है कि अपनी वो एक कमी फील नहीं होती, आप चीजों को मैनेज कर लेते हैं। इवन यू कैन सेट अप योर किचन, यू हैव डिफरेंट फोरम्स, यू कैन सेलिब्रेट ईद, सो इट्स लाइक होम। है या होम अवे फ्रॉम होम। होम अवे फ्रॉम, ओके। तो ये हमारे हमने मेजर टू टॉपिक्स जो थे हमारे डिस्कशन के वो हमने कवर कर लिए। एंड आई वुड लाइक टू मूव विद द थर्ड क्वेश्चन व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, द इमिग्रेशन वन। सो फर्स्ट तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि जो इमिग्रेशन के प्रोसेस पे हम बाद में जाएंगे, फर्स्ट मुझे ये पूछना है कि अपॉर्चुनिटीज क्या है इमिग्रेंट्स के लिए। चले स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, आपने कहा कि 6 मंथ्स उनको हो गए या 1 ईयर हो गया तो वो इमिग्रेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो व्हाट आर द फ्यूचर opportunities for immigrants in these countries? हाँ, किस तरह की फ्यूचर जॉब्स के बारे में बता दें, या मतलब उनका करियर क्या बन सकता है। एजुकेशन तो हो गई, 4 साल पढ़ लिया, 5 साल पढ़ लिया, उसके बाद क्या? जॉब अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि कनाडा हो, मैं तीनों कंट्रीज की बात करूंगा, नॉट ओनली अबाउट कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, तीनों कंट्रीज। ओके। तो अगर हम सीक्वेंस वाइज बात करें तो कनाडा नंबर 1, न्यूजीलैंड नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया नंबर 3, बेस्ड ऑन फॉर अपॉर्चुनिटीज। बेस्ड ऑन रेसिज्म, बेस्ड ऑन लिविंग, बेस्ड ऑन जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। ओके। इमिग्रेशन तीनों की तकरीबन आइडेंटिकल है, थोड़ी थोड़ी चीजें मुख्तलिफ हैं तीनों की, मगर जो मोटी मोटी चीजें वो मैं आपको बता दूंगा कि तीनों की मोटी मोटी चीजें क्या है। आपने कहा कि फ्यूचर क्या है इमिग्रेंट्स का। देखिए, अगर मैं अपनी बात करूं, व्हेन आई लैंडेड टू दिस कंट्री 20 साल पहले, तो हमारे अपने बोलने सिंधी बोलने वाले लोग यहाँ बहुत कम थे, और अनफॉर्चुनेटली जितने लोग थे वो मजदूरी करते थे, क्योंकि कोई गाइड करने वाला नहीं था। जब आपको कोई गाइड करने वाला इन मुल्कों में नहीं होता ना, तो जो पहला बंदा आपको मिलता है वो आपको अरस्तू लगता है, और वो अरस्तू आपको ऐसी नई चीजें बताता है कि आपका दिमाग घूम जाता है और आप अपने मकसद से हट जाते हैं। तो आई स्टार्टेड अ करियर एज अ जनरल लेबर, $8 an hour की जॉब से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था इस मुल्क। इवन दो आई वाज अ सिविल इंजीनियर इन पाकिस्तान, आई कुडंट गेट अ जॉब, क्योंकि मुझे कोई वो सही से गाइड करने वाला नहीं था। देन आई डिड माय मास्टर्स डिग्री फ्रॉम हियर एंड आई रीच अप हाई, become a lead engineer in a Shell Canada, and my वाओ। when I was taking just the $8 an hour, I reached 250,000 a year. Our prime minister was taking 225 a year and I was taking 250 a year. So that was the an immigrant struggle and achievement. तो अपॉर्चुनिटीज हैं, हर उस बंदे के लिए अपॉर्चुनिटीज मौजूद है जो मेहनत कर सकता, जो मेहनत से जी नहीं चुराता, और उसकी डायरेक्शन सीधी होती है, उसको पता होना चाहिए कि मेरा गोल क्या है। लोग आते हैं, लोग क्या करते हैं कि जी कहते हैं कि जी हम अपने साथ 15,000 कैनेडियन डॉलर लाएं, ऑस्ट्रेलियन या न्यूजीलैंड डॉलर लाएं, ये खत्म हो जाएंगे। उन खत्म होने के चक्कर माना बचाने के चक्कर में वो जाके टैक्सी चला लेते हैं, वो जाके किसी फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं, और फिर वो सारी जिंदगी उसी चक्की में, क्योंकि 1800, 2000, 2500 आ रहे होते हैं, तो उसी उसी चक्की में वो पिसते चले जाते हैं और कंटिन्यू उसी सर्किल में रोल ओवर होते रहते हैं। फिर दूसरी तरफ सोच ही नहीं पाते। तो बेहतर ये है कि अगर वो अपना डायरेक्शन, क्योंकि आज का टॉपिक वो नहीं है मगर सिर्फ ये टच है, कि अगर वो अपना डायरेक्शन सीधा कर लें, चीजें समझ लें, तो देर आर प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। क्योंकि ये मुल्क आपको अपॉर्चुनिटीज देता है, मगर ये चाहता है कि आपके पास वो टूल्स मौजूद हों जो इस माशरे में इस जॉब्स के लिए लाजमी होने चाहिए। तो वंस वी हैव दोस टूल्स, हम आगे बढ़ सकते हैं। तो पहला टूल तो ये है कि आपको अपनी जबान पे अच्छा खासा उबूर होना चाहिए। मैं उबूर का ये मतलब कि आप अपना मकसद बता सकें, लोगों को समझा सकें, अच्छी इंग्लिश लिख सकें,
क्योंकि लिखने का काम बहुत होता है, चाहे वो आप इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, साइंटिस्ट बने, कुछ भी बने, यू नीड टू राइट रिपोर्ट्स। तो आपको रिपोर्ट राइटिंग अच्छी आनी चाहिए। दैट इज द पैरामाउंट थिंग्स इन एनी जॉब। यू शुड नो हाउ टू राइट द रिपोर्ट, यू शुड नो हाउ टू स्पीक प्रोफेशनली, you should have a professional ethics with there are, हम कहते हैं कि सर सर, हमने हमारी जबान जो है ना सर सर की आती है। नो वन कॉल्स हियर एनी सर। यहाँ सब मुझे मैक्स कहते हैं, आपको मैविश कहेंगे। नो बडी कॉल यू अदी, साईं, सर, नो, इट्स अनफैशन्ड, अनकल्चर्ड। नो बडी कॉल एनी वन सर। So there are many things we have to learn in the process. So if you learn those ones beforehand in Pakistan, once you before coming to this country, that's marvelous. So I have done so many sessions regarding that, how to look like a professional. So there are so many, my videos are on Facebook. तो कहने का मकसद ये है कि हमने अपना एक एम बनाना है और उस पे चलना है। अगर अगर हम उस रास्ते पे चलते हैं, अब आप देखें कि तकरीबन कनाडा के जितने भी बड़े शहर या छोटे शहर हैं, वहाँ कोई ना कोई सिंधी, कोई ना कोई पाकिस्तान का आया हुआ बंदा इंजीनियर है या डॉक्टर है या साइंटिस्ट है। तो लोग यहाँ तरक्की कर रहे हैं, वक्त के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो चीजें इमिग्रेंट्स के लिए, क्योंकि हम देखिए दुनिया का रूल नंबर 1 है, जो भी बाहर से बंदा आता है वो मेहनत करता है अपनी जगह बनाने की। ठीक है ना, चाहे आप जिस भी शहर, फॉर एग्जाम्पल आप सक्खर से हो और सक्खर से आप हैदराबाद जाएं, तो आप हैदराबाद जाके आप में सक्खर वाली आदतें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि आपने अब हैदराबाद के लोगों से कम्पीट करना है, अपनी जगह बनानी है। फिर जब आप हैदराबाद का बंदा कराची जाएगा तो फिर कराची के लोगों से कम्पीट करना है। तो इस तरह जिस इलाके में जाते हैं, जो बाहर से लोग आते हैं, तो वो ज्यादा मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं कि भाई हमने अपनी जगह पकड़नी है। तो एज वी केम एज ए इमिग्रेंट, हमें पता था कि हमें हमारा गोल क्या है, हमने किस जगह पहुंचना है। तो हम उस तरह उस मेहनत को लग के जुट गए उस मेहनत के लिए कि भाई हमने यहाँ कोई देखें, नो बडी गिव यू स्पेस कि भाई कोई ये कह गया आ जाओ भाई आ जाओ, तुम्हारे लिए हमने ये जो है ना ये जगह बना दी, आ जाओ आके बैठ जाओ। नो, नो वन गोना गिव इट टू यू, यू हैव टू गेट इट बाय योरसेल्फ। द ओनली वे इज वर्क हार्ड, यू हैव टू अर्न इट। बिल्कुल, इवन यू हैव टू पाकिस्तान वर्क में चले हार्ड। ये चीजें इजी हैं, हम हमें इजीली मिल जाती है, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं तो ये चीजें हमें करनी पड़ती हैं। ये बिल्कुल ऐसे नहीं कि किसी से आप मीठे होके बोले, किसी को आपने कुछ दे दिया तो वो आपके लिए कोई फेवर करेगा। यहाँ पर हर चीज आपको अर्न करनी पड़ती है। बिल्कुल, वो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और जब आप मेहनत करेंगी तो चीजें खुद ब खुद सही हो जाती हैं। तो देयर आर प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर इमिग्रेंट। तो जो लोग सोच रहे हैं इन मुल्कों में आने का, वेलकम टू दीज कंट्रीज। बस सिर्फ ये सोचे कि आपने मेहनत करनी है, मेहनत से घबराना नहीं है। अब आते हैं कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। पहले हम कनाडा की बात करते हैं। जी जी। कनाडा में 2 किस्म की इमिग्रेशन होती है, एक कहलाती है फेडरल इमिग्रेशन और दूसरी होती है प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, पीएम। फेडरल इमिग्रेशन, क्योंकि ये इमिग्रेशन वैसे ही फेडरल डिपार्टमेंट है, ये फेडरल का है। ये प्रोविंस को कहता है कि भाई अगर आपको कोई बंदे चाहिए अपने ग्रोथ के हिसाब से, तो आप हमें बताएं, हम उन बंदों को स्पॉन्सर करेंगे। होगी नॉमिनेशन फ्रॉम प्रोविंस, मगर देगा आपको कनाडा गवर्नमेंट। अच्छा, मजे की बात यह है कि कनाडा इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एज अ लैंड मास। रशिया के बाद सबसे बड़ा मुल्क है कनाडा, मगर इसकी पॉपुलेशन कराची से भी कम है। तो we need people, not only us, but the Australian and the New Zealand. New Zealand, even though a very small country, but still they don't have that many population. The old population is dying, and the young, we don't have a young population. That's why these countries are offering immigration to the young people to come to these countries to settle down here, so they have a population to work on their country. तो immigration तो इस तरह है। तो फेडरल में आपको बहुत सारी क्लासेस हैं। एक है स्किल्ड माइग्रेशन। स्किल्ड माइग्रेशन उसको दी जाती है जो बंदा प्रोफेशनली किसी फील्ड में काम कर रहा होता है, प्रोफेशनल। दूसरी स्कॉलरशिप होती है इन्वेस्टर कैटेगरी। अगर आपके पास पैसे हैं
तो आप यहाँ इन्वेस्ट करें, उस पे आपको इमिग्रेशन मिल जाती है। तीसरी ओके। कैटेगरी है इंडिपेंडेंट कैटेगरी। वो उन लोगों को दी जाती है, मसलन आप जैसे लोगों को, जो सकाफत के बारे में जिन्होंने प्रोग्राम किया हो पाकिस्तान के अंदर, जो क्या कहते हैं कल्चरल एक्टिविटीज में जिनका हिस्सा रहा हो, कोई शो करवाए हो जिन्होंने, रिप्रेजेंटेशन की हो, तो ये सबसे आसान तरीन जो इमिग्रेशन है कनाडा की, वो ये है। उसमें आपको ज्यादा ठीक है। एक्सपीरियंस, 2 साल आपने काम किया हो अपनी फील्ड के अंदर, IELTS भी 5.5 बैंड चाहिए इसके अंदर, ज्यादा कोई पखरा जिसको उर्दू में कहते हैं वो नहीं। तो ये है। इसके अलावा कनाडा वर्ल्ड चैंपियन इन रेफ्यूजी, तो वो रेफ्यूजी को भी इमिग्रेशन देता है, पनाह देता है। तो जिनको जान का खतरा हो अपने मुल्क में, सही। मजहब के हिसाब से, रंगो नस्ल के हिसाब से, या मास एग्जीक्यूशन जैसे होती हैं उसका खतरा हो, एक्सीडेंट होने का खतरा हो उनकी कम्युनिटी को, तो वो एज ए रेफ्यूजी इन मुल्कों में आ सकते हैं। और कनाडा ओपन हार्टेड, ओपन, वेरी वार्म वेलकम टू दोज रेफ्यूजीज। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं फेडरल की। जो स्किल्ड माइग्रेशन है उसके लिए आपके पास मिनिमम, ये मैं मिनिमम कह रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक है। तो इसका मतलब नहीं कि गारंटेड इमिग्रेशन होगी, दीज आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ये हैं, 16 ईयर्स की एजुकेशन हो आपके पास मिनिमम, 3 साल से ज्यादा आपका एक्सपीरियंस हो आपकी अपनी फील्ड के अंदर, जनरल जनरल नॉट एकेडमिक, जनरल IELTS आइल्स 7 बैंड से ऊपर हो, 7 इन ईच, नॉट cumulative, 7 इन ईच, रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग लिसनिंग ईच यू नीड a 7 बैंड। तो ये हो गई दूसरी रिक्वायरमेंट। तीसरी रिक्वायरमेंट, चौथी रिक्वायरमेंट तीसरी। है आप एज थ्रेशोल्ड। आपका एज थ्रेशोल्ड शुड नॉट गो मोर देन 50 ईयर्स, 50 ईयर्स से नीचे हो, प्रेफरेबली 34 से नीचे हो, अगर नहीं है तो 50 हो से नीचे हो, 50 से ऊपर गए तो फिर आप की इमिग्रेशन नहीं हो सकती। यही थ्रेशोल्ड न्यूजीलैंड का है, यही थ्रेशोल्ड ऑस्ट्रेलिया का है, माना मोटा मोटा थ्रेशोल्ड ये है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी स्पाउस, वो चाहे मर्द है या औरत है, उसकी एजुकेशन और उसका एक्सपीरियंस भी वैल्यू रखता है। ये वैल्यू नहीं रखता कि उसने IELTS किया है या नहीं किया है, मगर उसकी एजुकेशन भी वैल्यू, ये उसका वैल्यू एक्सपीरियंस भी रखती है। वैल्यू रखता है। तो ये है फेडरल की इमिग्रेशन। जो प्रोविंशियल जो PNP कहलाती हैं, उसमें ज्यादातर वो कहते हैं कि जी आपके पास जॉब ऑफर, तो हम आपको देंगे, इमिग्रेशन के लिए आपको नॉमिनेट करेंगे। मगर इस वक्त सेस्किचुआन ये कहता है कि अगर आप मास्टर्स आपने किया हुआ है और आपकी एज 34 साल से नीचे है और आपके पास 3 साल से ज्यादा का अपनी फील्ड का एक्सपीरियंस है, तो दे गोना नॉमिनेट यू फॉर अ इमिग्रेशन। तो सेस्किचुआन की ये जितने भी प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम हैं, इनकी वीडियोस भी A to Z न्यू दरबेलो पेज पर पड़ी हुई है। और ठीक न्यू है। दरबेलो तो ये जो आप देख, प्रोविंशियल स्कॉलरशिप्स बता रहे हैं, ठीक है, नो, आपका पेज की लिंक मुझे इमिग्रेशन, हाँ सॉरी, प्रोविजनल इमिग्रेशन जो आपने बता रहे हैं कि जॉब ऑफर लाजमी हो, तो जॉब ऑफर तो चलें ठीक है, अगर स्टूडेंट्स जो अप्लाई कर रहे हैं इमिग्रेंट्स उनके पास है। उसके अलावा जो आपने 4 अदर रिक्वायरमेंट्स बताई वो भी फिर मैंडेटरी हो जाती हैं उसमें? नहीं, वो फिर अगर आपको जॉब प्रोविंस में कोई कंपनी दे देती है, तो फिर आपका जो थ्रेशोल्ड है IELTS का, वो कम हो जाता है। फिर कम अगर हो आपके जाता पास IELTS 5 भी है, बैंड 5 भी है, दैट गोना फाइन। तो 5 जो है ना, है, यू वो कैन अप्लाई। मिनिमम थ्रेशोल्ड है। अगर आपको जॉब ऑफर हो जाती है तो जॉब ऑफर है। हाँ। एंड अच्छा, व्हाट अबाउट स्टूडेंट्स, अगर कोई पढ़ रहा है? मैनीटोबा जो है प्रोविंस, वो और भी अच्छा है। वो कहता है कि अगर आपका कोई रिश्तेदार यहाँ रहता है हमारे प्रोविंस में, मैनीटोबा में, अगर रिश्तेदार नहीं रहता, कि कोई बहुत अच्छा यार रहता है, दोस्त रहता है फ्रेंड। करीबी, वो अगर वो रहता है तो भी आपको हम इमिग्रेशन दे देते हैं।
जी, तो ज़बरदस्त। मतलब उससे ईज़ी हो जाएगा, अगर आपका कोई जानने वाला है तो आप उसके हाँ, बेसिस अगर पर भी मैनिटोबा इज़िली अप्लाई कर प्रोविंस सकते में, जी हैं। बिल्कुल, अगर मैनिटोबा प्रोविंस में अगर आपका कोई दोस्त है, अजीज है, तो आपको इमिग्रेशन वहाँ आराम से मिल क्योंकि जाएगी। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि लोग पूछ रहे हैं कि कौन-सा प्रोविंस ज़्यादा रहने के लिए अच्छा है? तो उस पे भी आप अगर शॉर्ट कमेंट दे दें तो। और अभी जो अब्दुल्ला हादी का जो क्वेश्चन है वो ये है कि इनके पास एमबीए की डिग्री है 2 साल की विद बैंकिंग एक्सपीरियंस। तो कोई अपॉर्चुनिटी कनाडा में इस हिसाब से फॉर बैंकर्स? हम बैंकर्स के लिए ये मुल्क है ही कैपिटलिस्ट मुल्क, चलते ही बैंकों पर हैं। बगैर हुँ। बैंकिंग के तो चीजें चल ही नहीं सकती। तो श्योर, देयर श्योर, प्लेंटी मतलब ऑफ अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटीज हैं, ही कैन अप्लाई। एंड वो आपने फेडरल में भी बता दिया कि मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए अपनी फील्ड में। तो उनके पास तो 2 इयर्स का है, अगर आप ये अप्लाई करें थोड़ा और नहीं, जहाँ एक्सपीरियंस करके। देखें, there are हम्म two different things. One is getting a job, one is getting an immigration. There are two different scenarios. A person who हम्म has just a 1 year experience in IT, I'm just talking about IT, in artificial intelligence, right? There's a lots of opportunity for that guy. Might be he will go jobbank.ca. There's a big website, www.jobbank.ca हम्म or indeed.ca. He can look for a job there, and might be हम्म he will get the job even though he has just a 1 year experience, but he has experience in artificial intelligence. Maybe a guy who has experience, just a six हम्म month experience in aeronautical space engineering, right? So we as a Canadian are pioneers of aeronautical engineers. So सही। वो भी जॉब हो सकती है। Getting a job is a different story than getting a immigration. तो कोई भी बंदा, ये वेबसाइट्स आती हैं उसमें अप्लाई करता रहे, अच्छी रिज्यूमे बनाए, और क्या बता उसका लक लग जाए और उसको जॉब मिल जाए। दिस इज नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल कि भाई हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, इंडिया में बैठे हुए हैं तो हमें जॉब नहीं हम्म मिल सकती। यू नेवर नो। It's just like a fishing. You are going for a fishing trip and you want to get the fish. तो आपने वहाँ हम्म रॉड फेंक देनी होती है और फिर बैठ के जलाल चांदी के कलाम सुनने होते हैं जब तक जब फिश आए ना। तो इसी सही। तरह जॉब हंटिंग भी इसी तरह ही है कि यू हैव टू फिश आउट। ये आपने फेंकनी है मैंने कुंडी, तो कहीं ना कहीं तो कुंडी लग जाएगी। मैं कुंडी फेंकने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपकी सीवी अच्छी होनी चाहिए। अब सही। जब दोस्त मुझे सीवी भेजते हैं तो सीवी नहीं होती, वो बायोडेटा होता है। उसमें लिखा होता है मेरी कमीज मेरी काली, मैं रहता हूँ मियाँ वाली। तो वो सही। नहीं होनी चाहिए। सीवी बनाना, जिसको हम ये नॉर्थ अमेरिकन रिज्यूमे कहते हैं, मतलब छोटा फॉर्म सीवी का, तो उसको हम्म बनाना एक आर्ट है। हाउ टू राइट अ गुड रिज्यूम। इफेक्टिव रिज्यूमे। उसके लिए मेरे हम्म 500 लाइव सेशन हो चुके हैं, 500 लाइव सेशन जस्ट फॉर द हाउ टू राइट रिज्यूमे। तो वो भी लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं कि हाउ टू राइट अच्छी रिज्यूमे होनी चाहिए। और रिज्यूमे शुड नॉट मोर देन 2 पेजेस। आप कितने भी तुरम खान क्यों ना हो, आपने 6 PhD की हो, आपके पास 30 साल का एक्सपीरियंस हो, आप मेरी तरह बूढ़े हो चुके हो, योर रिज्यूमे हम्म शुड नॉट मोर। अगर आप अपने आप को 2 पेजेस के अंदर समराइज नहीं कर सकते तो यू आर यूजलेस गाय। सॉरी माय सही। लैंग्वेज। नो नो इट्स ओके। सो रिक्वायरमेंट्स की बात हो गई, और मोस्टली ये भी क्वेश्चन अराइव होता है जो लोग इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं कि बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए? अब 13,470 कुछ है पर पर्सन कनाडा के लिए। और फिर जितने लोग आप उसमें ऐड करते जाएंगे तो 1000 और ऐड करते जाएं आप उसमें। तो दैट्स नॉट द स्टॉपिंग पॉइंट। हम्म लोग कहते हैं कि जी, अ, हमारे पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, हाउ बनाए अपना भाई। देखिए, बैंक स्टेटमेंट वो आपसे इसलिए मांगते हैं कि यू शुड हैव अ 6 मंथ का आपके पास खर्चा होना चाहिए जब आप इस मुल्क में आते हैं। तो आपको किराए का मकान चाहिए, आपको 6 महीने खाना खाना है, तो गवर्नमेंट तो आपको वो नहीं देगी ना। हम्म तो वो ये गवर्नमेंट चाहती है कि आपके पास 6 महीने का रिहायश का खाने पीने का सामान मौजूद हो। एटलीस्ट हो खर्चा। हाँ, जिनके हम्म पास नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं कि कनाडा आपको कहेगी कि आप ना आए। ये हो नहीं सकता। हम्म कनाडा आपको, आप जब
जब बॉर्डर पे आते हैं, किसी भी लैंड ऑफ पोर्ट पर उतरते हैं, चाहे समुद्री पोर्ट है चाहे वो एयरपोर्ट है, उतरते हैं, तो आप इमिग्रेशन ऑफिसर को कह सकते हैं कि सर, तो आपके पास 1 साल होता है, वो आपको 1 साल का टाइम देते हैं कि 1 साल के अंदर आप वो जो पैसे आपने बताए कि आप वो आप ले आ सकते हैं। तो टाइम फ्रेम आपके पास होता है, यू शुड आस्क द लीनियंसी एट द पोर्ट ऑफ एंट्री। तो इमिग्रेशन ऑफिसर को आप कह सकते हैं कि जी हम 1 साल के अंदर ये पैसे ले आ सकते हैं। तो वो कोई इतना यस। ये कोई इतना स्टॉप ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है कि जी हमारे पास पैसे नहीं है तो वी नॉट गोना अप्लाई फॉर इट। नो, दैट्स नॉट द केस। चलें, और फिर जब हम अप्लाई करें, फॉर सपोज मैंने 1 हफ्ते बाद अप्लाई कर दिया इमिग्रेशन के लिए, तो कितना टाइम पीरियड लगता है आपको इमिग्रेशन मिलने में? देखें, इमिग्रेशन के आपको कनाडा की ये स्टार्ट किस तरह होगा, आप हैं या आप चली गई हैं? चले हेलो। अब हेलो हेलो, आपकी तस्वीर वो जो है ना ब्लैकआउट हो गई थी। तो स्टार्ट किस तरह होगी जी जी। एप्लीकेशन? सबसे पहले तो आपने हम्म। अपने आप को एडमिट करना है, जाके www.cic.gc.ca, ये कनाडा की ऑफिशियल इमिग्रेशन की वेबसाइट है। जी, आप एक और मर्तबा रिपीट कर लें वेबसाइट। हम्म। www.cic.gc.ca, ओके। www.cic.gc.ca। वहां पर इमिग्रेशन के सेक्शन में जाकर आप अपने आप को फर्स्ट ऑफ ऑल इवेल्यूट करें। कब करेंगे? जब आपके पास IELTS आ जाएगा, आ उसके जाएगा, बाद उसके आप, बाद करना है, ठीक है। अच्छा, जब आपने IELTS दे दिया, IELTS आपके पास आ गया, सेकंड स्टेप है आपकी यूनिवर्सिटी के क्रेडेंशियल की एवोल्यूशन का। वो आपने कनाडा भेजने हैं कि वो देखेंगे कि आपकी जो बैचलर्स है वो इक्विवेलेंट कैनेडियन बैचलर्स है कि नहीं है, आपकी मास्टर्स इक्विवेलेंट है कि नहीं। वो ये नहीं चेक करेंगे, लोग परेशान हो जाते हैं कि हमारी डिग्री जाली है, या डिग्री डिग्री होती है, जाली जाली कोई नहीं होती, डिग्री डिग्री है। हम्म। तो आपने वो एवोल्यूट करानी होती है कनाडा से। तो सेकंड स्टेप है आपका एवोल्यूट करना। पहला स्टेप है IELTS, दूसरा हम्म। है आपकी डिग्री की एवोल्यूशन। वंस वो दोनों हो जाएंगी, उसके बाद आपका तीसरा जो स्टेप है वो ये है कि CIC की वेबसाइट पर जाके आपने अपना पोर्टफोलियो बनवाना है। पोर्टफोलियो बना गया, आपने सारे डॉक्यूमेंट उसके साथ अटैच करने हैं, हर चीज आपने उसके साथ अटैच करनी है। तो वो सारी चीजें आपने अटैच करके फिर भेज देनी है। टाइम फ्रेम कोविड से पहले ईयर एंड हाफ लगता था। कोविड के बाद आई हैव नो क्लू कि कितना टाइम हम्म। लगेगा। क्या पता बहुत जल्दी जल्दी काम हो, क्या पता बहुत रुक रुक के काम हो। सो but we can say a time frame like a year, between year and two। ओके। 1 साल 2 साल के दरमियान कहीं पर भी हो सकता है। एंड क्या ऐसे केसेस आपने देखे हैं कि जिनकी इमिग्रेशन रिजेक्ट भी हो गई हो, और उसके रीजंस क्या हाँ, हो सकते हैं रिजेक्शन के? बहुत बहुत सारी रीजन है ना इमिग्रेशन के। अगर आपके पॉइंट्स नहीं बनते, हम्म। कनाडा की जो स्किल माइग्रेशन है उसमें पूल होता है, हर 3 महीने में वो पूल आउट होते हैं, पॉइंट्स होते हैं। पॉइंट्स का थ्रेशोल्ड 600 होता है। उस 600 के अंदर आपने पहले 430, अभी जो मेरे ख्याल में गया है वो 470 गया है। तो हम्म। 430 470 के दरमियान आपके पॉइंट्स होने चाहिए। वो पॉइंट्स किस तरह स्कोर होते हैं? वो इसी तरह होते हैं, आपके एजुकेशन के पॉइंट्स, IELTS के पॉइंट्स, आपके एक्सपीरियंस के पॉइंट्स। तो ये सारी चीजें आप काउंट होती हैं। तो अगर वो पॉइंट्स 435 से ऊपर हैं तो फिर आपके चांसेस हैं कि आपको फेडरल की इमिग्रेशन मिल जाए। तो रिजेक्शन यही होती है कि अगर आपको वो पॉइंट्स नहीं है पूरे। अच्छा, दूसरी बात ये होती है कि दूसरा जो क्वेश्चन होता है लोगों का कि भाई हमने मास्टर्स तो हम बैचलर्स तो हमने किया है सिविल इंजीनियरिंग में, हम काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट इंजीनियर का, अब हमने सही। क्या वहां क्या लिखे? तो असल में यहाँ होता है नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन, NOC, उसकी वेबसाइट है। अगर आप गूगल करेंगे ना NOC, तो वो वेबसाइट आपकी आ जाएगी। उसके अंदर सारे प्रोफेशंस लिखे हुए हैं कि अगर मेविश कहती है कि मैं
स्क्रीन राइटर हूँ, प्लेयर हूँ, राइटिंग करती हूँ, उसकी जॉब ड्यूटीज क्या होनी चाहिए? वो सारी जॉब ड्यूटीज जो है, आप जब अपने दफ्तर से एक्सपीरियंस लेटर लेंगी, तो वो जो एनओसी के अंदर जॉब ड्यूटीज हैं वो आपके लेटर में होनी चाहिए। जॉब लेटर जो आप सही। कंपनी से, हम क्या लेते हैं, जो लेटर लेते हैं जो हमें फेल करवाता है वो ये होता है, टू whom it may concern, Mavish Abbasi is working as a screenwriter in our company. She bear a good moral character and she is working from this year to that year. And we wish her future endures to be a successful. और ये हम कर देते हैं और बड़ी खुशी खुशी ये हम लेटर सबमिट करा देते हैं। तो ये लेटर ठीक है। आपका फेल्यूर है। आपने एनओसी में जाना है, एनओसी में जाके अपना प्रोफेशन ढूंढना है, और उसके अंदर जितनी भी वो पॉइंट्स लिखी हुई हैं कि ये होनी चाहिए एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए, तो आपने वो लिखनी है। तो अब सवाल ये सही। होता है कि अब हमने अप्लाई किस में करना है? हम जिसमें पढ़े हैं उसमें अप्लाई करना है, या जो जो काम कर रहे हैं उसमें अप्लाई करना है, इमिग्रेशन। तो आप पढ़े कुछ भी हुए हो, आपने अप्लाई उस चीज में करना है जो आप काम कर रहे हैं, जिस काम हम्म। से आप पैसे अर्न कर रहे हैं। क्योंकि आप आ रहे हैं स्किल्ड इमिग्रेशन पे, तो वो ये जांचना चाह रहे हैं कि आपके पास जिस स्किल में आ रहे हैं उसका तजुर्बा है, वो काम कर सकेंगे। अगर कल आपको कोई प्रोजेक्ट इंजीनियर बनने, तो यू नो व्हाट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाउ हाउ यू गोना वर्क ऑन इट। तो ये होना है, डिग्री आपकी किसी में भी हो, मगर आपके पास हम्म। जिस फील्ड का तजुर्बा है, आप उसमें इमिग्रेशन अप्लाई। चले। नियाज अहमद ने क्वेश्चन पूछा कि उनकी एज अभी 34 इयर्स है, तो अगर वो एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो जब तक इवेल्यूट होगा तो 1 साल गुजर जाएगा और 35 के हो जाएंगे, तो फिर उसका कोई असर पड़ेगा या उनके 34 इयर्स के बेसिस पर उनकी एप्लीकेशन इवेल्यूट होगी? सुना तू अप्लाई तो करनी, तू अप्लाई कर, मां पानी कर ना इमिग्रेशन आने का, तू पूछ ना सवाल, तू अप्लाई कर, बस जस्ट डू इट। जी। सो इट्स गुड टू अप्लाई फर्स्ट। अगर आपकी एज 34 इयर्स है या 33 इयर्स है, आप अप्लाई कर लें, फिर वो देखा जाएगा। अगर मैं अभी अपने बेड पर बैठा हुआ हूँ और मैं अंगड़ाइयां ले रहा हूँ यूं करके, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं यूं अंगड़ाइयां लेते हुए मैं उड़ जाऊंगा, और मैं जैसे अभी बाहर बर्ड्स उड़ रहे हैं इस तरह मैं उड़ जाऊंगा, क्या मैं उड़ जाऊंगा? सवाल है आपसे, क्या मैं इस तरह अंगड़ाइयां लेते लेते क्या मैं नहीं उड़ उड़ जाऊंगा? सकेंगे, बिल्कुल। नहीं उड़ बिल्कुल नहीं सकूंगा उड़ ना। सकेंगे। तो पहला उड़ने के लिए पहला स्टेप होता है कि मेरे पास वो नॉलेज हो कि क्या टूल्स हो मेरे पास, और उसके बाद मेरे पास अमल करने की आदत हो कि मैंने उड़ना है। तो आई गना गो पैराग्लाइडिंग करने के लिए, मैं जाके पैराग्लाइडर के पास चला जाऊंगा, वो लगाऊंगा और मैं उड़ जाऊंगा। मगर अगर मैं बेड पर यूं अंगड़ाइयां लेता रहूंगा यूं करके, और ये सोचूंगा कि मैं थोड़ी देर में मैं तोता बन नहीं कर जाऊंगा, उड़ सकेंगे। ठीक है। जाऊंगा, है ना। तो हमारे मुसीबत हमारे साथ ये होती है कि हम सोचते बहुत हैं, करते हम कुछ भी नहीं। तो जस्ट डू इट। मैं तो कहता हूं कि भाई जो चीज करनी है ना वो कर गुजरो, नताइज की परेशानी मत करो, नताइज जब निकलने तब निकलेंगे। जस्ट डू इट। ठीक है। हम हम सोच देंगे जी ये करेंगे, वो शेख चिल्ली वाली बात कि मैं जाऊंगा और अंडे लूंगा, फिर अंडे से मुर्गियां होंगी, फिर मुर्गियों से और बच्चे होंगे, फिर ये होगा, फिर वो होगा, और फिर ये मेरी खोपड़ी गिर जाती है, अंडे वहीं के वहीं और मैं वहीं का। तो बेहतर ये है कि शेख चिल्ली बनने से बेहतर ये है कि जस्ट डू इट, वॉट एवर यू थिंक। डर जो है ना, डर, फेल्यूर का डर, वो हमें बहुत सी चीजों से रोके लगता है। और लोगों का, कि लोग महविश क्या कहेगी अगर मेरी इमिग्रेशन नहीं हो, अरे वो तो मेरे पे हंसेगी। हंसेगी तो भले हंसे, मैं महविश के कहने पर जी थोड़ी रहा हूँ, या मैं महविश को दिखाने के लिए जी सही थोड़े, माई लाइफ सही सही। टू सो टेक ऑन। तो ये चक्कर है। बिल्कुल तो ये सिंधी में पाण चवंदा आहियूं न त वताए फ़कीर खे बि खंघण खां सिवा कुझु कोन मिलियो। जॾहिं हुनखे बुख लॻी हुई त हुन हाँ, बिल्कुल आज़मायो पिए, त हू बि जॾहिं खंघियो त हुनखे का शइ मिली हुई। सो वन शुड बिल, ट्राई फर्स्ट। बिल्कुल बिल्कुल। ॾिसो, ख्वाब ॾिसणु सुठी ॻाल्हि आहे। जी। जेको नथो, जेको ख्वाब नथो ॾिसे, मां तो सम्झा थो उहो अपाहिज आहे, उहो ज़हनी माज़ूर आहे जेको ख्वाब नथो ॾिसे। पर उहो माण्हू जेको ख्वाब ॾिसे ऐं उनखे साबिया करण लाइ कोशिश न करे, उहो उन अपाहिज खां बि बदतर आहे। बिल्कुल त हुनखे बिल्कुल। क़िस्मत थी त हुन ख्वाब ॾिठो, उहो एॾो लकी हो त हुन उहो ख्वाब ॾिठो। पर हाणे उहो उन माण्हूअ खां बि बदतर आहे जेको ख्वाब नथो ॾिसे, छो त उहो उनखे साबिया करण लाइ मूं वांगुरु पलंग तां नथो उथे, पलंग तां उथे।
ऐं पंहिंजो पाण खे सांचे में विझणो आहे मुक़ाबले। ये दुनिया है सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। सर्वाइवल। हमें कुछ क्वेश्चन आए, मैं उनके शॉर्ट में आंसर देना चाह रही हूँ। समी चन्ना पूछ रहे हैं कि पीएचडी ग्रेजुएट्स की क्या के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं कनाडा में। आई थिंक वो हमने डिस्कस कर लिया है कि आप जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक पोस्ट डॉक की भी अपॉर्चुनिटी जरूर होंगी, इवन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अली जमाली पूछ रहे हैं कि जॉब एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड मिनिमम। तो मैक्स ने हमें बताया था कि अगर आप फेडरल की ले रहे हैं इमिग्रेशन, तो एटलीस्ट आपको 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड इट डजेंट मैटर कि आप अपनी डिग्री पे ही एक्सपीरियंस कर लें, लेकिन जिस चीज की आपको अर्निंग आ रही है तो एटलीस्ट 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और कामरान अली पूछ रहे हैं विदाउट जॉब ऑफर हाउ टू अप्लाई फॉर वर्क परमिट। सो आई थिंक हमने वेबसाइट की लिंक बता दी थी कि जहाँ पर जॉब ऑफर्स हैं, तो अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करें पहले तो वो ज्यादा बेटर होगा। और काफी लोग तारीफ भी कर रहे हैं सेशन की। सैयद थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग इट, एंड न्याज अहमद थैंक यू सो मच। और मुनसिफ पूछ रहे हैं कि वो किसी ऑयल एंड गैस कंपनी में काम करे 20 इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ। तो आई थिंक मिनिमम मैक्सिमम जो एज है इमिग्रेशन के लिए वो 50 इयर्स है, तो आप स्टिल अप्लाई कर सकते हैं। और शाकिब मेमन पूछ रहे हैं कि विदाउट जॉब ऑफर, उनका हमने क्वेश्चन क्लियर कर दिया। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वर्किंग मैक्स। थैंक यू सो मच। हमने आपका सुबह सवेरे, जो अभी कनाडा में आई थिंक सुबह हुई है, तो हमने आपका एक कीमती घंटा ले लिया है। अगर आपके कोई लास्ट कमेंट्स हैं, सजेशंस हैं हमारे व्यूअर्स के लिए, हमें बहुत सारे लोग देख रहे हैं एंड आपके भी काफी फैंस यहाँ पे आए हुए हैं और आपकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, इवन सिंधी में भी तारीफ कर रहे हैं, मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ। एंड वो आपको लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, आपकी एफर्ट्स पर आपके थैंकफुल हैं। और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, मैं उनको बताती चलूँ कि मैक्स का जो पेज है जहाँ पर वो कंसल्टिंग करते हैं स्कॉलरशिप्स की, इमिग्रेशन की, रिज्यूम अपडेट की, जॉब हंटिंग की एंड डिफरेंट पर्सनालिटी ग्रूमिंग की, तो उसकी वेबसाइट जो है, जो फेसबुक पेज लिंक है वो मैं डाल दूंगी यहाँ पे लिंक में, इवन कमेंट्स में भी, तो आप वो देख सकेंगे। मैक्स के जितने भी लाइव सेशंस हैं, और मैक्स की वजह से भी मुझे काफी ऑडियंस आज मिली। आई थिंक मैक्स आपके बहुत ज्यादा फैंस है जो हमें देख रहे हैं। और आपसे मैसेज लेते हैं हम लास्ट में, और आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और इतना इन्फॉर्मेटिव सेशन। और व्यूअर्स को एक और बात बता दूं कि ये जो सेशन है वो मैं अपने YouTube चैनल पर भी, मेरे YouTube चैनल का नाम है, अगर आप YouTube पर सर्च करेंगे महविश SIC या महविश अब्बासी लिख के भी आप सर्च करेंगे, तो प्लीज उस चैनल को सब्सक्राइब करें। और उस पर मैंने डिफरेंट सेशंस भी किए हुए हैं, टर्की की फुली फंडेड स्कॉलरशिप पर भी हैं, यूएसए की स्कॉलरशिप पर भी हैं, और अभी जो मैक्स ने ये सेशन किया ये भी मैं वहां पर अपलोड करूंगी। तो प्लीज आप वो सब्सक्राइब करें और अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं और सेशन जरूर देखें। मैक्स आपकी तरफ जाएंगे, आपके फाइनल कमेंट्स, एनी सजेशंस फॉर आवर ऑडियंस। हमें सिंधी लोग, सिंधी भी काफ़ी ॾिसनि पिया ऐं सिंधियुनि खे इहा बि कंप्लेन आई आहे त सेशन जेको आहे सो सिंधी में छो न कयो वियो आहे। त मुंहिंजा प्रीवियस काफ़ी सेशन सिंधी में हुया, पर मूं सोचियो त स्कॉलरशिप हिकिड़ो ऐं इमिग्रेशन हिकिड़ो वाइड टॉपिक आहे, त सिंधी ताईं सां छो लिमिटेड रखूं। इन जे करे असां हिनखे मल्टी लैंग्वेज कयो, सिंधी बि हुई, इंग्लिश बि हुई, उर्दू बि हुई, ताकी असांजी डाइवर्स आवाम आहे, तव्हांजे पंहिंजनि माण्हुनि खे उहो ॿुधे पई, मैक्स खे डाइवर्स आवाम ॿुधे पई, उर्दू माण्हू बि अॼु मैक्स खे ॾिसनि पिया, मूंखे ॾिसनि पिया, तव्हांजा कमेंट्स पढ़नि पिया। सो सिर्फ़ु मोटो इहो हुयो मल्टी लैंग्वेज सेशन करण जो। मैक्स तव्हांजी तरफ़ हलंदासीं, तव्हांजा फाइनल कमेंट्स, सजेशंस ऐं मैसेज असांजे माण्हुनि लाइ जेके असांखे ॾिसनि पिया। मां मैसेज ॾींदुमि। मैसेज सिंपल इहो आहे त मां सिंधी आहियां ऐं मूंखे कैनेडा में रहंदे बि सिंधियत जो अलम खणण खां शर्मिंदगी न थी आहे। मां सिंधियत जो ई अलम खणी करे कैनेडा में, मुंहिंजी आइडेंटिटी सिंध आहे ऐं मां सिंधी आहियां, ऐं मुंहिंजे लाइ मुंहिंजो कलमो ई इहो हूंदो आहे त सिंध अवल सिंध आख़िर, ऐं मुंहिंजो कमु मुंहिंजे पंहिंजनि माण्हुनि लाइ। पर मदद केरु बग़ैर मुंहिंजो दरवाज़ो खटकाईंदो त मां मदद सभिनि जी कंदुमि, छो जो मां उन धरतीअ खां आहियां जंहिं धरतीअ सदियुनि खां दुनिया जे माण्हुनि जी मदद कई आहे, उन्हनि खे पनाह ॾिनी। बिल्कुलु बिल्कुलु पनाह वठंदड़ सभिनि खां वधीक असांजी धरतीअ ते आहिनि। हाणे त खणी अमेरिका, न्यूज़ीलैंड, कैनेडा, पर पनाहगीर असांजी धरतीअ ते अचनि था। सदियुनि खां असां उन्हनि खे मोहबतूं ऐं पनाह ॾियूं था, त असां उन क़ौम जा सफ़ीर आहियूं। मदद असां सभिनि जी कंदासीं, पर ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे पंहिंजी क़ौम सभ खां पहिरियों पंहिंजा माण्हू अवल ऐं आख़िर। ऐं मुंहिंजा त जेतिरा बि सेशंस आहिनि 99.9 सभु सिंधी ज़बान में आहिनि। सो बहरहाल इहो बि हुनजो मैसेज इहो आहे सिंपल, त अगरि
तव्हांखे वधणो आहे ज़िंदगीअ में त तव्हांखे महिनत करणी आहे. देयर इज़ नो शॉर्टकट. माना केरु चवे त मां चुटकी वॼाईंदुमि ऐं कमु थी वेंदो, दैट नॉट गोना हैपन. हिन दुनिया में उहे ई माण्हू तरक़ी कंदा आहिनि जेके ॿियनि माण्हुनि जी परवाह न आहिनि कंदा. मीन्स हूअ परवाह न, माना हूअ त ॿियो छा चवंदो, इहो त तव्हां छॾे ॾियो त ॿियो छा चवंदो. तव्हां मथे ते पग पाए हलंदो तॾहिं बि चवंदा बाबा गर्मीअ में पग पाए हलियो आहे. पग न पाए हलंदो त चवंदा ॾिस गर्मीअ में ॾिसो का पग या टोपी पाए नथो हले. त माण्हू त कंहिं हाल में ख़ुशि न आहिनि. ठीकु आहे, कपिड़ा पाईंदो तॾहिं बि ख़ुशि न थींदा, कपिड़ा न पाईंदो तॾहिं बि ख़ुशि न थींदा. माण्हुनि तव्हां यू आर नॉट हियर फॉर द पीपल, यू आर हियर फॉर योर सेल्फ. यू हैव टू लुक योर फैमिली, यू हैव टू लुक योर सेल्फ. त तव्हांखे पंहिंजो पाण खे ॾिसणो आहे. माण्हू छा चवंदा उनखे छॾे ॾियो. हिकिड़ो महिनत कयो, माण्हुनि खे चवणु छॾे ॾियो. टियों, ज़िंदगीअ खे प्लान कयो त कीअं ज़िंदगी स्टार्ट कई आहे ऐं एंड गोल ज़िंदगी जो छा आहे, ऐं उन विच में जेको इहो ड्यूरेशन आहे त उनखे मूंखे कीअं अचीव करणो आहे. दैट यू शुड हैव रिटन इन समवेयर, नॉट हियर बट रिटन. किथे न किथे किताब ऐं कापीअ में लिखणो हुजे त मां अॼु मेरान यूनिवर्सिटी में पढ़ां थो पियो या मां अॼु लम्स में पढ़ां थो, सुभाणे मूंखे डॉक्टर थियणो आहे, हिन मुल्क पुॼणो आहे ऐं हिन मुल्क पुॼण लाइ मुंहिंजा ही रस्ता आहिनि ऐं पोइ उन्हनि रस्तनि ते कमु कयो. चाहे उहो इहो हुजे चाहे. तो मां इहो वेंदे वेंदे सिर्फ़ु हिकिड़ो जुमिलो चवंदुमि. If you born as a poor, that's not a crime. But if you die as a poor, this is the biggest sin you're gonna do it. त पैसे खां वधीक दुनिया में का हक़ीक़त न अथव. ॿियूं सभु ॻाल्हियूं कूड़ियूं आहिनि, सभु हवाल आहिनि. पैसो आहे चवंदा आहिनि जंहिंजे गुंदीअ में दाणा तुंहिंजा चरिया बि सियाणा. त पैसे खां वधीक का हक़ीक़त कान्हे. त पैसो कमायो ॼमण खां मरण ताईं, ऐं पोइ उनखे पाण ते बि ख़र्चु कयो ऐं पंहिंजे क़ौम ते बि ख़र्चु कयो. बस इन सां गॾु जिते हुजो, आदाबाद हुजो, ख़ुशि हुजो. आमीन आमीन. बिल्कुल नहीं पैगाम सादा पंहिंजी लाइफ के एंजॉय कयो और जितना हो सके आप उतनी अच्छी जिंदगी गुजारें, क्योंकि मेरा अपना पर्सनल मोटो भी है कि आपकी लाइफ कितनी होती है. मैक्सिमम जो अभी पाकिस्तान का लाइफ थ्रेशोल्ड जा रहा है 60 इयर्स 70 इयर्स, तो आप फुली एंजॉय करें. 20-30 साल तो हमें स्टडी करने में लग जाते हैं, फिर हम जॉब्स के पीछे भागते हैं. तो प्लीज एंजॉय योर लाइफ एंड प्लीज स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, और जितना ज्यादा हो सके अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें एंड हंट फॉर अपॉर्चुनिटीज. मैक्सिमम जो है आप अपॉर्चुनिटीज के लिए हंट करें, निकलें, बाहर निकलें. डोंट थिंक लाइक के अपनी धरती को कैसे छोड़ के जाए. धरती से मोहब्बत और वो तो सारी लाइफ चलेगी, लेकिन यू हैव टू मेक योरसेल्फ समथिंग इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड. So thank you so much everyone for watching us. Thank you so much for your response and जरूर मिलेंगे फिर अगले सेशन में. मैक्स, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी. इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस विथ यू एंड इट वाज सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. बिल्कुल दिल नहीं कर रहा और दिल कर रहा है कि और हम सेशन को आगे लेके चले, लेकिन 1 आवर हो चुका है हमें. सो आई वुड लाइक टू कंक्लूड इट एंड थैंक यू सो मच मैक्स एंड ऑल द व्यूअर्स. सदाईं गड हक मौजूद वरी मिलंदासीं. सिन सलामत. अल्लाह हाफिज. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.